आपको मुसलमानों की चिंता होती तो 65 सालों में 60-65 सालों में देश की आजादी के बाद आज मुसलमानों के हालात बद से बदतर ना हो गए होते। आप तो पहले से राजनीति में थे ना, तो क्यों इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? कांग्रेस ने क्या हालात कर दिए, मुसलमान जमींदोज हो गया, आप तो उनके साथ गलभैया करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, ओहदेदार हैं, तो आप बीजेपी के ही मुसलमानों की बात करेंगे और किसी की करेंगे नहीं, ये भी सच बात है। दूसरा मुसलमान है सरकारी मुसलमान, जो सरकार के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि साहब हमको कुछ दे दीजिए, साहब हमको कुछ दे दीजिए। तो सर, सरकारी मुसलमान कभी भी देश के मुसलमानों की और परेशान मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझेगा। एक मुसलमान वो है जिसके दिल में भारत माता की जय है, शम्स साहब जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक मुसलमान वो है जो फिलिस्तीन की जय बोलता है। एक मुसलमान वो है जो 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा लेके चलता है। एक मुसलमान वो है जो हमास और हिजबुल्लाह के लिए श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके और हैदराबाद तक यात्राएं निकालता है। यहाँ पे नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुसलमान ये भारत में रहना नहीं चाहते थे, इन्होंने वोटिंग, ये पागल है क्या? जब 1947 में मारकाट दोनों तरफ हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, दोनों तरफ दंगे हुए, दोनों तरफ गलत काम हुए, उसके बाद भी ये मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। समझ रहे हो आप? पिक्चर चालू करो बे। असीम वकार साहब की ये मजबूरी है कि इन्होंने पसमानदाओं का दर्द नहीं समझा। आप लोगों ने तो निपटा के रखा और आप मुसलमानों की बात करते हैं। अरे किसको क्या फिक्र के कबीले का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। आपको मुसलमानों की चिंता होती तो 65 सालों में 60-65 सालों में देश की आजादी के बाद आज मुसलमानों के हालात बद से बदतर ना हो गए होते। आप तो पहले से राजनीति में थे ना, तो क्यों इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? क्यों सच्चर कमेटी के खिलाफ आपने बताया नहीं कि किस तरह से लूट हुई, कांग्रेस ने क्या हालात कर दिए, मुसलमान जमींदोज हो गया, आप तो उनके साथ गलभैया करते हुए नजर आ रहे। अबे साले क्या हो गया ऐसा कि आप जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किए, बेइंतहा जुल्म किए, उस जुल्म की पूरी फहरिस्त मौजूद है, लेकिन एक बात बता दीजिए, उन तमाम दंगों के जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने उन जख्मों को झेला है, उनके बारे में कोई आवाज निकली क्या? एक बार कहा आपने कि क्या हुआ उन मुसलमानों का जिनके ऊपर जुल्म हुए? उनकी तो कोई लाइन नहीं। और वक्फ का लूटने वाले, आपने सही कहा, कई सारे जगह बटा हुआ है मुसलमान। एक वो है जो वक्फ का माफिया है, एक वो है जो वक्फ का लुटेरा है, वक्फ का बेनिफिशियरी है, जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार समझता है, और एक वो मुसलमान है जो मजलूम है, जो इंतजार में है कि शायद कोई तो मेरी बात करेगा, कोई तो मेरे हकों की बात करेगा। ओके, आपने ओके शम्स साहब, असीम वकार रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तबरेज साहब, अगर आप वाकई में मुसलमानों की बात करना चाहते हो, आप अपने को ये साबित कर रहे हैं कि आप सरकारी नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए और आइए। शादाब शम्स भाई, आप इस्तीफा दीजिए, आइए, सड़क पर आइए। दूसरी बात, आपने कहा पसमानदा मुसलमान, इस्तीफा देने के लिए भारतीय तैयार, जनता पार्टी में पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा, आप भी एमआईएम छोड़िए और हक पे आइए, बताइए कि 70 सालों में वक्फ लूटा, कह रहे मैं इस्तीफा देने के आने को तैयार हूँ। ओके, हक पे आइए, कर रहे हैं चैलेंज। ओके, एक सेकंड, वो कह रहे मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, आप भी इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, बताइए कहाँ आना है। अमीश भाई, मेरी गुजारिश है, एक मेरी लाइन आ जाने दीजिए। बिल्कुल 40 सेकंड। इन्हीं ने कहा पसमानदा मुसलमान, इन्हीं ने कहा पसमानदा मुसलमान। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती का शिकार पसमानदा मुसलमान हुआ है। अलीमुद्दीन अंसारी था, तबरेज अंसारी था, अफराजुल पसमानदा था, पहलू पसमानदा था, रकबर पसमानदा था। कितनों की आवाज उठाई नहीं ने? इनकी पार्टी, जिस पार्टी में ये है, वो तो सबसे ज्यादा जुल्म, मारपीट, ज्यादती सबसे ज्यादा पसमानदाओं के साथ करती है। चलिए, पसमानदाओं की लड़ाई लड़ लीजिए आप, मुसलमान की लड़ाई तो आप लड़ नहीं सकते सर, आ जाइए, ये सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप पसमानदाओं की लड़ाई लड़ लीजिए। देखिए, आपकी लड़ाई नहीं है सर, ये मुसलमानों, देश के मुसलमानों की और देश के मुसलमानों के साथ हो रहा है नाइंसाफी की लड़ाई है जो लड़ रहे हैं हम लोग। और नाइंसाफी की लड़ाई सिर्फ वही लड़ सकता है गलत बात, जिसके दिल में ईमान बिल्कुल झूठ। असीम वकार, वो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब फड़फड़ा रहे हैं, वो परेशान है, उनको जिस तरह से साइडलाइन ऑपोजिशन ने कर दिया है, वो अपनी सियासत को बचाने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अरे मसला ये है कि ये जो साहब बोल रहे हैं, इनका मुझे नाम नहीं पता और मेरे सामने इनको मैं देख भी नहीं पा रहा हूं।
ये शादाब शम्स हैं, ये तो अभी अध्यक्ष मैं हैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। जी, अभी इनको मैं महीना 2 महीने से देख रहा हूँ, महीने 2 महीने से देख रहा हूँ इनको कि ये टेलीविजन के ऊपर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, और वो भी बीजेपी के मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं, देश के मुसलमानों की नहीं, आप भी तो पॉलिटिकल गरीब कुचले पार्टी के दबे मुसलमानों की बात करते हैं। परेशान मुसलमानों की नहीं। सर, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। श्याम साहब, थोड़ा सा अदब व आदाब सीख लीजिए, और अगर आपको बोलना हो तो मैं अपना मौका देने को तैयार हूँ आपको। मैं बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा जो आपको कहना हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बोल दीजिएगा। 2 महीने 2.5 महीने से आपको देख रहा हूं, इससे पहले तो मुसलमान की आवाज आपने कभी नहीं उठाई, लेकिन माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र तो है 45-48 साल की, तो 48 साल की उम्र में 2.5 महीने से आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, ओहदेदार हैं, तो आप बीजेपी के ही मुसलमानों की बात करेंगे और किसी की करेंगे नहीं, ये भी सच बात है। इसको भी अच्छा, एक झुठला देश दीजिएगा। का मुसलमान है, तो आप एक हम या लोग तो का एक मुकाबला या नहीं। एक ऑपोजिशन का मुसलमान है और एक बीजेपी का मुसलमान है। असीम वकार जी, नहीं, एक मुसलमान है जो देश का मुसलमान है। शदाब साहब, एक सेकंड, और शदाब साहब, दूसरा आपको मुसलमान, जस्टिफाइड कर रहे हैं। दूसरा मुसलमान है सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान समझ गया ना? सरकारी मुसलमान जो सरकार के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि साहब हमको कुछ दे दीजिए, साहब हमको कुछ दे दीजिए। तो सर, सरकारी मुसलमान कभी भी देश के मुसलमानों की और परेशान मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझेगा। धंधा बंद करवाएगा क्या? अगर आपको बात ही करना है तो एक बार इस्तीफा दीजिए ओहदे से, अपने मुसलमान बनिए, ठीक है। दिलेर मुसलमान, ओके शदाब दिलेर साहब, मुसलमान बनिए, सड़क पर आइए बात कीजिए एक मुसलमान। सरकारी मुसलमान है और फिर एक मैं दूसरा आपसे मुसलमान पूछूंगा। है, एक भाजपा का मुसलमान है जो कि सरकारी मुसलमान है। अन्यथा अभी असीम वकार साहब बैठे, एक मुसलमान वो है जिसके दिल में भारत माता की जय है, शम्स साहब जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक मुसलमान वो है जो फिलिस्तीन की जय बोलता है। एक मुसलमान वो है जो 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा लेके चलता है। एक मुसलमान वो है जो हमास और हिजबुल्लाह के लिए श्रीनगर से लेके, लखनऊ से लेके और हैदराबाद तक यात्राएं निकालता है। अच्छा, और वैसे हमारे जो मित्र बैठे हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी से भी कहता हूं, बहुत सवाल पूछते हैं हिंदुओं में ये और वो। जरा बता दें कि मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, हाफिज और बारी में कितने पसमंदा? विवेक जी 30 आप सेकंड, मुझे 30 20 सेकंड सेकंड दीजिए ना। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता का एक ही एजेंडा है, नफरती एजेंडा। किसी भी तरीके से प्रूव करो कि ये मुसलमान फैक्ट क्यों बताइए, बोलो फैक्ट में बात करो, फैक्ट में बात करो। ये भाषण फैक्ट पे रहिए ना। अरे बाबा, बोलने तो दीजिए। आप आप बोलिए, डरते क्यों? फैक्ट आप पे लोग बोलिए, क्या बात फैक्ट पे बोलिए। मैं 5 सेकंड रेटोरिक बोलता हूं, नहीं, तो फैक्ट। पढ़ते हैं आप लोग। हाँ, आप 30 सेकंड दीजिए ना मुझको सर। 40 Give me सेकंड 30 दीजिए ना सर, सेकंड। लीजिए, वहाँ 2.5 लीजिए। मिनट दिया है आपने। भड़क रहे हैं हाँ, आप, लीजिए। यहाँ पे नफरती एजेंडा, हाँ लेट मी एक स्पीक मिनट नाउ। नहीं आएगा। यहाँ पे नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुसलमान ये भारत में रहना नहीं चाहते थे, इन्होंने वोटिंग, ये पागल है क्या? जब 1947 में मारकाट दोनों तरफ हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, दोनों तरफ दंगे हुए, दोनों तरफ गलत काम हुए, उसके बाद भी ये मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। उसके बाद इस डिस्कशन का और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब रह जाता है? खड़ा करके तुम बोलोगे तुमने वोटिंग वहां पे करी थी और तुम भारत के नहीं हो। इस नफरती एजेंडा को फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा। ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, विवेक, आप अरे उत्तेजित ये हो रहे सरदार हैं, पटेल ये देखिए। फैक्ट कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल उत्तेजित होने वाली बात है। रोज आप कटघरे में खड़ा करेंगे मुसलमान, कोई कटघरे में नहीं, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जीत के आया था जिन्ना, मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 सीटें जीती थी। ये फैक्ट है ना।